नमस्ते छात्रों। आज के व्याख्यान में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म पर चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में हम पहले ही कुछ पढ़ चुके हैं। अब आगे का हम आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी खंड 3.3 और 3.3.1 इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और साथ में उदाहरण का हल देखेंगे, उदाहरण संख्या 4 से 7 तक। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपका अनुभाग 3.3 रैखिक समीकरणों के युग्म अध्याय से। अब इसमें हम देखेंगे आज कि रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने के लिए कौन कौन सी बीजगणितीय विधियां है हमारे पास, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बीजगणितीय विधियां कौन कौन सी है, क्या मतलब है इससे, ये जानते हैं। बीजगणितीय विधियां रैखिक समीकरणों के निकाय का एक सटीक हल प्रदान करती है। तो बीजगणितीय विधियां क्या है? ये रैखिक समीकरणों के निकाय के लिए एक सटीक हल हमें प्रदान करती है। अभी तक हम बिंदुओं को आलेखित करके ग्राफ की सहायता से हम बता रहे थे कि हमारा हल क्या होगा, लेकिन हर बार हम ग्राफ की सहायता से नहीं बता सकते हैं सटीक तरीके से हल को। लेकिन बीजगणितीय विधियों का इस्तेमाल करके आप एक सटीक हल प्रदान कर सकते हो किसी भी रैखिक समीकरणों के युग्म का। तो इसकी आवश्यकता क्यों है हमें? क्योंकि जो ग्राफीय हल है वो गलत भी हो सकता है, या फिर जटिल मानों के लिए अगर कोई हल हमारा बहुत जटिल आ रहा है, जैसे कि हमने देखा था वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, इस तरह से अगर हमें हल मिल रहे हैं तो उन जटिल मानों के लिए जो ग्राफीय हल है वो निकालना हमारे लिए कठिन हो जाता है। ग्राफ की सहायता से हल निकालना कठिन हो जाता है। तो वहां हमारे पास जो बीजगणितीय विधियां है वो हमारे काम आती है, उनका उपयोग करके हम इन जटिल मानों को भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, बीजगणितीय विधियां सटीक हल खोजने के लिए गणनाओं और सूत्रों का उपयोग करती है। बीजगणितीय विधियां सटीक हल निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? गणनाओं का और सूत्रों का उपयोग करती है। इन विधियों को ग्राफ बनाने की, अब जब हम बीजगणितीय विधियां का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हमें बार बार ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम बिना ग्राफ बनाए ही रैखिक समीकरणों के युग्म का हल निकाल पाएंगे। अब क्या क्या प्रकार है इसके? रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने के लिए दो मुख्य बीजगणितीय विधियां है। कौन कौन सी? पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है हमारे पास विलोपन विधि। तो ये दो मुख्य बीजगणितीय विधियां है हमारे पास रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने के लिए। तो प्रतिस्थापन विधि को देखते हैं पहले। प्रतिस्थापन विधि से हम किस तरीके से रैखिक समीकरणों का हल निकाल सकते हैं? तो इस विधि में एक समीकरण से एक चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापन करना शामिल होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, इस विधि में दो रैखिक समीकरण आपको दिए गए होते हैं। दो जो रैखिक समीकरण आपके पास दिए गए हैं उसमें आप क्या करते हो, एक रैखिक समीकरण से क्या करोगे, एक चर का मान निकालोगे। जैसे एक्स और वाई, ये दो चर आपके पास होते हैं। तो इसके हम ये दो इस तरीके से अगर आपके पास चर है तो एक्स का मान आप निकाल सकते हो वहां से, या फिर वाई का मान निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम एक चर का मान निकालते हैं और वो जो चर का मान आपके पास आएगा किसी एक समीकरण से, उसको दूसरे वाले समीकरण में आप प्रतिस्थापित करोगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हो जो आपके पास रैखिक समीकरणों में दो चर होंगे उनका मान आप ज्ञात कर पाओगे, यानी कि आप हल निकाल पाओगे। प्रतिस्थापन विधि के क्या क्या चरण है वो हम देखते हैं। पहला, पृथक करे, यानी कि एक समीकरण ले और एक चर, जैसे उदाहरण के लिए y, ये आपके पास चर है, तो y चर का मान आप निकाल ले उस समीकरण से। तो और जो y चर का मान आपके पास आया उसको जो दूसरा समीकरण है उस समीकरण में आप प्रतिस्थापित कर दें। तो जो दूसरा समीकरण आपको दिखाई देगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चर, यानी कि जो, क्योंकि आप y का मान निकाल चुके हो, y का मान जब आप रखोगे दूसरे समीकरण में तो आपके पास जो दूसरा समीकरण है वो एक ही चर में दिखाई देगा, जो कि x चर में आपको दिखाई देगा। वहां से आप x का मान निकाल पाओगे और आसानी से दोनों रैखिक समीकरणों के युग्मों का हल बता पाओगे। जैसे कि आपके पास है रैखिक समीकरण x जमा y बराबर 5। यहाँ से हमें क्या मिलेगा,
y बराबर 5 घटा x। अब यहाँ पर से हमने क्या किया, पहले ये जो रैखिक समीकरण था यहाँ से y का मान निकाल लिया। अब इस y के मान हमने क्या किया, हमने एक चर का मान निकाल लिया। कौन से चर का? y चर का हमने यहाँ से मान निकाल लिया। अब जो y चर का मान आपके पास आया है इसको हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो दूसरा समीकरण है वो सिर्फ एक चर में ही रह जाएगा। वो चर क्या, दूसरा जो चर आपके पास y के अलावा x चर में आपके पास दूसरा समीकरण दिखाई देगा। बस x का मान ज्ञात कर सकते हो आप। जब एक ही चर में आपके पास समीकरण आ गया तो वहां से आप x का मान ज्ञात कर सकते हो। और जैसे आपको x का मान मिल गया तो आपके पास जो आपने पहले समीकरण से y का मान निकाला था वहां पर x का मान रखकर आप y का मान भी निकाल पाओगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हल निकाल सकते हो। जो x का जो मान आपने अभी अभी पाया है उसे y का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा व्यंजक, y बराबर 5 घटा x, इसमें वापस प्रतिस्थापित करें और वहां से आपको इस विधि से हल मिल जाएगा रैखिक समीकरणों के युग्मों का। और इस विधि को हम कौन सी विधि बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। क्योंकि हम निकाय को हल करने के लिए एक समीकरण से एक चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं एक चर के मान को निकाल के दूसरे समीकरण में, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। जैसे उदाहरण से आपको अच्छे समझ आ जाएगा। उदाहरण संख्या 4 है। इसमें हमें दो समीकरण दिए गए हैं। तो पहला समीकरण है 7 गुणा x घटा 15 गुणा y बराबर 2। दूसरा समीकरण है x जमा 2 गुणा y बराबर 3। पहला चरण देखिए, एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना है हमें। तो क्या होगा, समीकरण जो दिया गया है वो हमारे पास ये दोनों समीकरण दिए गए हैं। अब दूसरा जो समीकरण है वहां से हम क्या करेंगे, x को y के पदों में लिखेंगे। यानी कि x का जो मान है वो y के पद में हम दिखाएंगे। तो x का मान कितना मिलेगा आपको दूसरे समीकरण से, 3 घटा 2 गुणा y। तो x का हमने मान निकाल दिया y के पद में, तो इसको हमने तीसरे समीकरण का नाम दे दिया। जैसे ही आपके पास x का मान आ गया y के पद में, तो इस मान को आप क्या करोगे, जो दूसरा समीकरण है आपने ये दूसरे वाले समीकरण से x का मान निकाला था y के पद में, तो अब पहले वाले समीकरण में आप x का मान रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो दूसरा समीकरण आपके पास वो क्या है, 7 गुणा x घटा 15 गुणा y बराबर 2। यहाँ पर आप x का मान रखोगे। x का मान कितना है, x का मान है 3 घटा 2 गुणा y। तो इसको हम इस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो आपके पास मिलेगा 7 गुणा 3 घटा 2 गुणा y घटा 15 गुणा y बराबर 2। बस इसको और हल करने पे आपके पास क्या मिलेगा, 21 घटा 14 गुणा y घटा 15 गुणा y बराबर 2। यहाँ से क्या मिला, 21 घटा 29 गुणा y बराबर 2। तो यहाँ से हम जब पदों को पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से y का मान आप निकाल सकते हो। y का मान आपको मिलेगा 19/29। अब यही मान अगर आप ग्राफीय विधि से निकालना चाहते तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता एक सटीक हल निकालना। और यहाँ पर हमें y का मान कितना मिल गया, 19/29। अब आप x का मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। किसमें, जो हमारे पास ये समीकरण 3 आया था, x बराबर 3 घटा 2 गुणा y, इसमें हम रखेंगे y के मान को। y का मान है 19/29। तो x का मान कितना मिलेगा आपको यहाँ से, 49/29। ये आपके पास आ गया x का मान। तो बस यहाँ से आपके पास हल मिल गया कि x का मान यहाँ पर दोनों समीकरणों को जो संतुष्ट करेगा वो होगा 49/29 और y का मान होगा 19/29। आगे देखिए, x और y दोनों मूल समीकरणों में प्रतिस्थापित करके जांचे कि क्या वे उन्हें संतुष्ट करते हैं। आप क्या कर सकते हो, इसको एक बार इसका सत्यापन कर सकते हो। कैसे करोगे, जो आपके पास हल आया, अगर आपको देखना है कि ये जो आपने हल निकाला है वो सही है या नहीं है, तो ये आप कैसे देख सकते हो। आपके पास जो भी x y का मान आया है उसको दिए गए समीकरण में आपको रखना है। अगर दिए गए समीकरण पे रखने पे ये दोनों मान उन्हें संतुष्ट करते हैं तो आपके पास जो
उत्तर आया है, जो एक्स वाई का मान आया है वो बिल्कुल सही है। अगर आपके पास ये दोनों जो एक्स और वाई के मान है वो दिए गई रैखिक समीकरणों को संतुष्ट नहीं करते, यानी कि आपने उत्तर निकालने में कोई ना कोई गलती करी है, तो आप यहाँ से ये जान सकते हो कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। जो भी आपके पास एक्स और वाई का मान आया है उसको दिए गए रैखिक समीकरणों में प्रतिस्थापित करके। अब अगला उदाहरण है उदाहरण संख्या 5। निम्नलिखित प्रश्न हल करें। आफताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। आफताब अपनी बेटी से क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी बेटी का 7 गुना था, और साथ ही अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो आपको ये बताना है कि इस स्थिति की बीजगणितीय रूप से प्रतिस्थापन विधि द्वारा निरूपित करें। तो ये जो स्थिति है उसको आपको बीजगणितीय रूप से प्रतिस्थापन विधि द्वारा निरूपित करना है। सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया है उसको समझना है। जो भी दिया गया है उसके अनुसार आपको रैखिक समीकरण बनाना है। आपके पास 2 रैखिक समीकरण बनेंगे। उन रैखिक समीकरणों को आपको बीजगणितीय रूप से प्रतिस्थापन विधि द्वारा उनका हल निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चरों को परिभाषित करेंगे। अब जो अज्ञात है हमारे लिए उन्हीं को ही हम किससे दिखाते हैं, उन्हीं को दर्शाने के लिए हम चरों का उपयोग करते हैं। जो चीज हमारे लिए अज्ञात है उनको दिखाने के लिए हम चरों का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर अज्ञात क्या है, आफताब की वर्तमान आयु हमारे लिए अज्ञात है, हमें नहीं पता आफताब की वर्तमान आयु क्या है, तो उसको हमने चर एस से दिखाया है। यहाँ पर चर को आप किसी से भी दिखा सकते हो, ए बी सी डी जो भी आपको ठीक लग रहा है उनसे आप चर को दिखा सकते हो। तो यहाँ पर हमने एस से दिखाया है आफताब की वर्तमान आयु को। फिर टी से हमने क्या दिखाया, उसकी बेटी की वर्तमान आयु को दिखाया। टी से किसको दिखाया, जो आफताब की बेटी है उसकी वर्तमान आयु को दिखाया। अब दोनों आयु किसमें है, वर्षों में है, ये भी हम मान के चल रहे हैं। तो देखिए, तो अब समीकरण बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले दिया क्या गया है उस पर ध्यान देंगे। 7 साल पहले आफताब बोल रहा है कि आफताब अपनी बेटी से बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। अब 7 साल पहले आफताब की उम्र क्या रही होगी, अभी उम्र कितनी है, एस। 7 साल पहले एस घटा 7, और वो कह रहा है कि वो 7 साल पहले बेटी की उम्र क्या होगी, अभी कितनी उम्र है, टी। 7 साल पहले टी घटा 7, तो 7 गुना हम दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, आफताब की आयु 7 साल पहले एस घटा 7 होगी, बेटी की आयु 7 साल पहले टी घटा 7 होगी। तो समीकरण क्या बन जाएगा, क्योंकि 7 साल पहले आफताब की एज अपनी बेटी की, आफताब की जो उम्र है वो अपनी बेटी की उम्र से 7 गुना थी। तो एस घटा 7 बराबर आ गया 7 गुणा टी घटा 7। ये आयु आ गई। ये आ गया हमारे पास पहला समीकरण। इसको हम थोड़ा सा और सरल करके लिख सकते हैं। एस घटा 7 बराबर 7 गुणा टी घटा 49। तो एस घटा 7 गुणा टी जमा 42 बराबर आ गया 0 के। इसको हमने समीकरण 1 का नाम दे दिया। इसी तरीके से समीकरण 2 बना सकते हैं। कथन क्या है, अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। तो अब से 3 साल बाद अगर आफताब कह रहा है कि वो अपनी बेटी की उम्र का 3 गुना बड़ा हो जाएगा, तो 3 साल बाद आफताब की एज एस जमा 3, 3 साल बाद बेटी की उम्र टी घटा 3 साल बाद बेटी की आयु टी जमा 3 के बराबर होगी। तो आफताब की आयु हमें पता चल गई 3 साल बाद, बेटी की आयु पता चल गई 3 साल बाद, और हमसे दिया गया है कि आफताब अपनी बेटी को बोल रहा है कि 3 साल बाद आफताब अपनी बेटी की उम्र का, आफताब है वो अपनी बेटी की उम्र से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी कि एस जमा 3 बराबर दिखाई देगा आपको 3 गुणा टी जमा 3 से। सरल करेंगे, सरलीकरण करने पे आपको मिलेगा एस जमा 3 बराबर 3 गुणा टी जमा 9, और सरल करेंगे तो एस घटा 3 गुणा टी बराबर 6।
इसको हमने दूसरा समीकरण का नाम दे दिया। तो 2 रैखिक समीकरण हमें मिल गए, यानी कि रैखिक समीकरणों का युग्म आपको मिल गया। अब आपको इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका हल करना है। तो देखिए हल करेंगे, 2 समीकरण आपको मिल गया। अब प्रतिस्थापन विधि हमें लगाना है, तो एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करना होगा हमें। तो हमारे पास जो दूसरा समीकरण था उसको हमने लिया, वहां से जो s चर है उसको t के पद में हमने व्यक्त कर दिया। s हमारा बराबर होगा 3 गुणा t जमा 6 के बराबर। अब आफताब की आयु वर्तमान आयु s के बराबर है, बेटी की आयु वर्तमान आयु t के बराबर है। तो यहां से हमने आफताब की आयु को बेटी की आयु के पदों में व्यक्त किया। प्रतिस्थापित करेंगे s का मान कहाँ पर, दूसरी वाली समीकरण में। दूसरा वाला समीकरण कौन सा है, s घटा 7 गुणा t जमा 42 बराबर 0। प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पर, तो समीकरण 1 में आप रखोगे s का मान 3 गुणा t जमा 6 के बराबर। तो क्या मिलेगा आपको, 3 गुणा t जमा 6 घटा 7 गुणा t जमा 42 बराबर 0। यहाँ से आप t का मान निकाल सकते हो, क्योंकि 3 गुणा t जमा 6 जमा 42 ये आपका बराबर आ गया 0 के। तो t का मान क्या हो जाएगा, t का मान आपके पास आ जाएगा 12 के बराबर। t क्या था, t हमारा आफताब की बेटी की वर्तमान आयु को दिखा रहा था। तो आफताब की बेटी की वर्तमान आयु क्या हो गई, 12 के बराबर। इस तरह से s को ज्ञात कर सकते हैं। s को ज्ञात करने के लिए फिर से प्रतिस्थापित करेंगे, किसमें, जो आपके पास तीसरा समीकरण आया था s बराबर 3 गुणा t जमा 6, इसमें आप t का मान रखिए। तो s का मान आपको कितना मिलेगा, 3 गुणा 12 जमा 6 यानी कि 36 जमा 6, s का मान कितना आ रहा है, 42 के बराबर। तो आफताब की वर्तमान आयु कितनी आ रही है, 42, और आफताब की बेटी की वर्तमान आयु 12 के बराबर आ रही है। बस यही हमें निकालना था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो आपके पास दिया गया था उसको समझा, क्या दिया गया, वहां से 2 रैखिक समीकरण बनाए, फिर उन दोनों रैखिक समीकरणों से हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल निकाला। आफताब और उसकी बेटी की वर्तमान आयु हमने बताई। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण संख्या 6। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपया है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपया। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य आपको ज्ञात करना है। अब इसमें हम चर किसे मानेंगे, चर हम किसके लिए किसको दर्शाने के लिए रखते हैं, जो अज्ञात है हमारे लिए उसको दर्शाने के लिए हम चरों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अज्ञात क्या है हमारे पास, एक पेंसिल का क्या मूल्य होगा या एक रबड़ का मूल्य क्या है, ये हमारे लिए अज्ञात है। तो इन्हीं को ही हम चर मानेंगे। देखिए चरों को परिभाषित करेंगे, अज्ञात राशियों को दर्शाने के लिए हम यहाँ चरों का उपयोग करेंगे। तो मान लेते हैं कि रबड़ का मूल्य है वो y रुपए के बराबर है, और साथ में आप यहाँ पर क्या करोगे, जो पेंसिल का मूल्य है उसको आप x के बराबर मान के चलोगे। ठीक है, तो पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य x के बराबर, एक रबड़ का मूल्य y के बराबर। समीकरण 1 को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास दिया गया है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपए। तो 2 गुणा x जमा 3 गुणा y बराबर 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, पहला समीकरण। इसी तरीके से दूसरा समीकरण बनाएंगे, 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपए। तो यहाँ से क्या आ गया, 4 गुणा x जमा 6 गुणा y बराबर 18। रैखिक समीकरणों का युग्म जो बनते हैं, वहां से हमारे पास 2 युग्म हमारे पास आ गए। अब क्या करना है, एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करना होगा। प्रतिस्थापन विधि हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो पहला समीकरण हमने उठाया, x का मान y के पद में व्यक्त किया, तो क्या आया हमारे पास, x बराबर 9 घटा 3 गुणा y बटे 2। प्रतिस्थापित करेंगे दूसरे वाले समीकरण में, तो हमारे पास है 4 गुणा x जमा 6 गुणा y बराबर 18। अब यहाँ पर x का मान हम रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो क्या मिलेगा, 4 गुणा 9 घटा 3 गुणा y बटे 2 जमा 6 गुणा y बराबर 18। इसको आप हल करोगे तो यहाँ से y का मान आपको मिलेगा, y का मान किसके बराबर आपको मिलेगा, ये मिल रहा है 18 बराबर 18, यानी कि y का मान आपको यहाँ से क्या
इधर कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि ये 18 बराबर 18, ये क्या दिखा रहा है कि आप यहाँ पर y का मान कुछ भी रख दीजिए, जो आपकी मर्जी है वो y का मान रख दीजिए। हर y के मान के लिए ये समीकरण आपके पास सही होगा, यानी हर y का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो समीकरण 18 बराबर 18 ये हमेशा सत्य होता है, यानी y के मान की हमें यहाँ परवाह ही नहीं है। हर y के मान के लिए हमारा जो दो समीकरण आए हैं वो सत्य ही मिलेंगे हमें। यानी कि अब दूसरा समीकरण, इसका मतलब है कि दूसरा समीकरण कोई नई जानकारी हमें नहीं दे रहा, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही रेखा को यहाँ पर दर्शाएंगे जब आप उनको ग्राफ पे रखोगे, आलेखित करोगे। क्योंकि आपके पास ये जो दूसरा समीकरण है वो पहले समीकरण के समान ही दिखाई देगा। दोनों समीकरण एक ही रेखा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर कितने हल मिलेंगे? दोनों रेखाएं कैसी है? एक ही रेखा का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो यानी कि हमारे पास क्या होगा? अनंत हल मिलेंगे आपके पास। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि x और y के लिए आपको अद्वितीय हल नहीं मिलेगा, अनंत हल आपको मिलेंगे। इसलिए हम एक पेंसिल और एक रबड़ के मूल्य के लिए एक विशिष्ट कीमत है वो यहाँ पर निर्धारित नहीं कर सकते। आप कीमत है वो आपकी आप बदल सकती है, कुछ भी रख सकते हो। x जो आपने x का मान निकाला था y के पद में व्यक्त करते हुए, तो वहां पर आप y का मान कुछ भी रख लीजिए, वहां से आपको x का कुछ ना कुछ मान मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग y के मान के लिए x का अलग अलग मान मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास x और y के बहुत सारे मान आपको मिलेंगे, यानी कि आपके पास बहुत सारे हल मिलेंगे। तो लागत के लिए अलग अलग संयोजन दी गई जानकारी को संतुष्ट करे। तो पिछले वाले उदाहरण में हमने क्या देखा कि हमारे पास एक अद्वितीय हल नहीं मिल रहा था, हमारे पास बहुत सारे हल मिलेंगे पीछे वाले उदाहरण में। अब अगला उदाहरण देखते हैं। दो रेल की पटरियां समीकरणों x जमा 2 गुणा y घटा 4 बराबर 0 और 2 गुणा x जमा 4 गुणा y घटा 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की जाती है। क्या पटरियां एक दूसरे को काटेगी? क्या दिया गया है कि दो रैखिक समीकरण हमें दिए गए हैं और ये दो रैखिक समीकरण दो रेल की पटरियों को दिखा रहे हैं। आपको बताना है कि क्या ये पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, यानी कि क्या आपके पास इन रैखिक समीकरण, ये जो रैखिक समीकरण आपको दिए गए हैं, ये रैखिक समीकरण जिन रेखाओं को दर्शाएंगे, क्या वो रेखाएं किसी भी बिंदु पे एक दूसरे को काटेगी? और जब भी आपके पास रेखाएं किसी भी बिंदु पे एक दूसरे को काटती है तो आपके पास रैखिक समीकरणों का हल मिलता है। अगर आपके पास दिए गए रैखिक समीकरणों का हल है तो पटरियां एक दूसरे को काटेगी, अगर हल नहीं है तो वो नहीं काटेगी। तो देखिए कैसे करेंगे। दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है हमारे पास? x जमा 2 y घटा 4 बराबर 0 और 2x जमा 4y घटा 12 बराबर 0। दो रैखिक समीकरण दिए गए। हमें क्या याद करना है कि रेल की जो पटरी है वो क्या एक दूसरे को काटेगी? यदि दिए गए समीकरणों के युग्म का कोई हल अगर आपके पास मौजूद हुआ तो रेल की पटरियां काटेगी। जैसा अभी हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास दी गई रैखिक समीकरणों का जो युग्म है उनका हल मौजूद है तो रेल की पटरी एक दूसरे को काटेगी, नहीं तो नहीं काटेगी। तो एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करेंगे तो हमारे पास x जमा 2 गुणा y घटा 4 बराबर 0 है। इसी तरह से x यहाँ से ये जो हमने पहला समीकरण उठाया, यहाँ से x को y के पद में हमने व्यक्त किया। कैसे क्या आएगा हमारे पास? x बराबर 4 घटा 2y। अब जो हमारे पास x का मान आया y के पद में, तो उसको हम प्रतिस्थापित करेंगे दूसरे वाले समीकरण में। तो दूसरा समीकरण क्या था? 2 गुणा x जमा 4y घटा 12 बराबर 0। इसमें x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो मिलेगा 2 गुणा 4 घटा 2y जमा 4y घटा 12 बराबर 0। यहाँ से y का मान जब आप निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा? 8 घटा 4y जमा 4y घटा 12 बराबर 0। अब 4y से 4y आपका हट जाएगा तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा?
8 घटा 12 बराबर 0, यानी कि ऋण 4 बराबर 0, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। यानी कि क्योंकि ये कथन हमारा ऋण 4 बराबर 0, ये हमारा असत्य कथन है, तो इसका अर्थ क्या है कि दोनों समीकरणों का कोई भी उभयनिष्ठ हल आपको नहीं मिलेगा, यानी कोई हल आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास दो रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं मिल रहा है, यानी दोनों रेखाएं आपस में कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रेल की पटरियां एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगी, कहीं पर भी आप एक दूसरे को नहीं काटेगी। समझ आया सबको ये? तो आज के व्याख्यान में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आगे का हम अगले व्याख्यान में समझेंगे। धन्यवाद।